तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। क्लास 11th के स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स आज से। वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में कुछ जनरल पॉइंट पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम वेक्टर को शो करते हैं, वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको 11th 12th इवन आगे जहाँ तक आप फिजिक्स पढ़ोगे आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी वेक्टर्स की। बेस अगर आपका क्लियर है तो आप आसानी से आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस को बिना सॉल्व करे भी कर सकते हो। मैं सही कह रहा हूं? बिना सॉल्व करे भी आप काफी सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर आपका बेस अच्छा है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक आज का? वेक्टर। तो पहले हम बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बेटा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। हम बात करते हैं पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती थी, याद करेंगे अगर 9th की आपने वीडियो देखी होंगी या पढ़ा होगा 9th में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको कंप्लीटली, मेरे शब्दों पर ध्यान रखना बेटा, मैं बोल रहा हूं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत पड़ती है। उस चीज को बोलते हैं बच्चों क्या? उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है आपकी स्केलर क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड। और जब मैं मैग्नीट्यूड बोलता हूं बेटा तो ध्यान रखेंगे इसमें यूनिट इंक्लूड है, यूनिट पहले से ही है, यूनिट इंक्लूड है जब मैं बोलता हूं इस बात को। मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड वो नंबर सा होता है, नंबर, उसको बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए मास। अगर मैं कहता हूं किसी बॉडी का मास है 3 किलो, 3 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या है मेरे बच्चों? यूनिट। ओके, यूनिट है। 3 क्या हो गया? वो मैग्नीट्यूड, जिसे हम नंबर भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू। सिर्फ इतना काफी है आपको बताने के लिए कि आपने जो चीनी लाया वो 3 किलो की है, तो आपको पूरा आइडिया हो गया उसके बारे में कि चीनी कितनी है, कितना रेट है, सब कुछ आइडिया आपको चीनी के बारे में मालूम चल गया। अच्छा, कोई कहता है कि सर मेरा ये मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है? ऐसे मैंने मेजर करी, मैंने बोला सर इसकी लेंथ है आपकी कितनी, मान लीजिए मैंने माना लेंथ है इसकी मेरे बच्चों 12 सेंटीमीटर। मैं फिर से बोल रहा हूं यूनिट इंक्लूड है, यूनिट इसमें है इन्वॉल्व। ओके, ये क्या बचा? वही मैग्नीट्यूड, यानी कोई नंबर है। तो इससे भी मुझे अंदाजा हो गया, पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल गई इसके बारे में कि इसकी लेंथ कितनी है। इससे ज्यादा इसकी लेंथ के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। लेंथ 12 सेंटीमीटर है। स्केलर क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं मेरे बच्चों मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ऐसे आप दुनिया भर की स्केलर क्वांटिटी देख लेंगे, मास, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, पावर, डेंसिटी, मतलब दुनिया भर की। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों क्या? अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की। किसकी बात करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखेंगे एक बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे, ठीक है? ओके, मैं आपसे बोलता हूं बेटा किसी बॉडी कोई बॉडी स्टार्टिंग में यहां पर थी O पॉइंट पे, ठीक है? ये 10, 20, 30, 40 ऐसे O पॉइंट पे थी। उसकी मैं कहता हूं कि उसकी स्पीड है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ 3 सेकेंड के बाद वो कहां पर होगा? आफ्टर 3 सेकेंड उसकी पोजीशन कहां पर होगी? आप कहोगे सर ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40। अगर आप कहोगे सर 15 यहां पर होगा, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा ये आंसर सही होगा। हम नहीं कह सकते 100%। हो सकता है वो आदमी इस डायरेक्शन में गया हो, अगर वो इस डायरेक्शन में गया है तो 15 ऐसे यहां पर होता, फिर वो आदमी इस जगह पर। कहने का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी की जरूरत हमको पड़ेगी किसी की बॉडी की बारे में बताने में, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं होगा मेरे बच्चों। उसमें मैग्नीट्यूड के अलावा मेरे को क्या काम जरूरत पड़ा? देखो, मैग्नीट्यूड तो ये था, इसके अलावा मेरे को किसकी जरूरत पड़ी? डायरेक्शन की, कि वो कहां को जा रहा था। हो सकता है वो इधर को भाग रहा होता तो ये यहां पर मिलता, हो सकता है वो नीचे भाग रहा होता तो यहां मिलता। कहने का मतलब आपको इस मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ गई। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए
दो चीजों की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन मैं बताऊं आपको बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने पर ही हम नहीं कहेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, एक लॉ को भी फॉलो करती है ये। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनमें ये दो चीजें होती हैं, ओके। साथ ही साथ एक लॉ को फॉलो करती है, वो लॉ क्या आएगा वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन आप याद रखें फिलहाल कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो क्या होती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय 2 पॉइंट्स, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन। यूनिट इंक्लूड है, साथ ही साथ एज वेल एज, इन दोनों के होने के साथ ही ये फॉलो करती हैं। किसको फॉलो करती हैं, मेरे को, हाँ मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे ये फॉलो करती हैं, किसको फॉलो करती है मेरे बच्चों, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी वेक्टर एडिशन के लॉ होते हैं उनको फॉलो करती हैं ये, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जो सिर्फ ये हो ना, इनके साथ साथ ये भी काम करें, उन्हें बोलते हैं मेरे बच्चों क्या, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज which has magnitude as well as direction and obey the vector addition। ध्यान रखेंगे इस बात का, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ बेटा, करंट। आप लोग नॉर्मली 10th में पढ़ते हुए आते हैं करंट क्या होता है, आपको पता है कि करंट इस तरीके से इधर को है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। देखो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन करंट आपका वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखें अगर अब मैं कहता हूं यहां से आ रहा है मेरे बच्चों 3 एम्पियर करंट, यहां से आ रहा है करंट आपका 4 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना, मान लो यहाँ पर कितना जाएगा, आप कह दोगे सर 3-4 आ रहा है, यहाँ पर जाएगा 7 एम्पियर। आपने नॉर्मली ऐड कर दिया, सिंपल जैसा ऐड होता है। लेकिन वेक्टर में सिंपल ऐड नहीं कर सकते बेटा, उसमें एंगल भी इंक्लूड होता है। तो वेक्टर में जब हम ऐड करते हैं तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ऐड होती है, इसलिए तो एंगल का फर्क पड़ जाता है। तो करंट में हालांकि दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता बेटा। इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो इस लॉ को फॉलो नहीं करता। ये लॉ क्या होगा हम बाद में पढ़ेंगे, प्लेलिस्ट में आगे जाके जब देखेंगे इस लॉ को देखने वाले हैं, ओके। चलिए अब कुछ बातें करते हैं, जनरल पॉइंट, जनरल बातें रिगार्डिंग वेक्टर। वेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए, कैसे इसकी नोटेशन होती है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया करते हैं, एंगल कैसे निकला करता है दो वेक्टर्स के बीच में, उसको हम बात करने वाले हैं, ओके। सबसे पहली बात मैं बताने वाला हूं बेटा आपको, जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर में इसकी नोटेशन। हेडिंग डाल लेंगे क्या मेरे बच्चों, जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग, या जनरल पॉइंट्स ऑफ वेक्टर, या जनरल पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर, आप कैसे भी लिख लो आपकी मर्जी। जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर, वेक्टर के रिगार्डिंग कुछ बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए, बेसिक बातें हैं, मैं फिर से कह रहा हूं ये आपको मालूम होनी चाहिए, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। नंबर 1, वेक्टर की नोटेशन। वेक्टर को कैसे नोटेट करते हैं, नोटेशन आप देखेंगे बेटा काफी सारी बुक्स में आपको वेक्टर जो मिलेगा प्रिंटेड फॉर्म में, वो बोल्ड लेटर से मिलता है, बोल्ड लेटर से। जैसे नॉर्मली लेटर तुमने ये लिखा, लेकिन आपको ऐसा मिलेगा, ये थोड़ा कहते हैं ना ओवर राइटिंग कर दी बच्चे ने, उस टाइप से आपको ऐसा मिला करेगा वेक्टर बुक्स में, प्रिंटेड में आपको बोल्ड उससे मिलता है। किससे मिलता है मेरे बच्चों, बोल्ड लेटर से। ऐसे थोड़ा इसको 2-3 दफा कर देंगे तो ये बन गया बोल्ड लेटर। या फिर कैसे नोटेट करते हैं बेटा वेक्टर्स को, आपके लेटर्स के ऊपर एरो दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं, एरो अबव लेटर्स के ऊपर क्या दिखा देते हैं मेरे बच्चों, एरो। जो भी आप लेटर से, मान लीजिए वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी v, उसके ऊपर क्या दिखा दिया आपने, ऐसे एरो। हमेशा एरो इधर कोई बनेगा लेफ्ट से राइट की ओर, हमेशा ये नोटेशन है इसकी। या तो ऐसे दिखाओ या फिर आप इसे ऐसे दिखा सकते हो। मान लीजिए वेलोसिटी कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाना चाहे तो इसे ऐसे भी दिखा सकता है, ये डार्क करके, हो गया, इसमें समझ गया मैं, वेलोसिटी वेक्टर है। या फिर आप इसको दिखाएंगे वेक्टर 1 को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये एरो लगा देंगे। आपने कई बार बचपन में का मतलब 9th क्लास में देखा होगा डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए आदमी यहाँ से गया, ऐसे घूम के यहाँ आया A से B, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट शो करना होता तो याद करें, बॉडी गई A से B, ऐसे एरो है ना A से B, तो आपको इसमें वेक्टर ऐसे शो करना पड़ेगा, AB वेक्टर। यहाँ पे तो कोई सिंबल है अकेला, मान लो एक्सेलेरेशन का सिंबल होता है A, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे छोटा a, है ना, उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, बोल्ड में लिख देंगे। नॉर्मली हम लोग, मैं बताऊं बेटा, आप लोग कॉपियों में क्या लिखेंगे, आप वेक्टर लगाने वाले ऊपर से, आप बोल्ड नहीं करेंगे, आप क्या लगाएंगे, वेक्टर। ये बोल्ड क्या करते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में हम लिख कर दे करते हैं। चलिए खैर, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा, अगर हमने बोल्ड कर दिया
तो वेक्टर है। अगर नॉर्मल रखा तो क्या होगा? तो मैं आपको बताऊं, वेक्टर में अभी मैंने बताया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। अगर बोल्ड है तो वेक्टर है, अगर आपको नॉर्मली दिखाना है उसका मैग्नीट्यूड, क्या दिखाना है? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको मैग्नीट्यूड दिखाना है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे नोटेट करते हैं? नंबर 1, जैसे ये वेलोसिटी था, अगर मैंने इसे बोल्ड में लिखा है ये, तो ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। अगर मैंने नॉर्मली लिख दिया ऐसे, तो ये क्या बन गया बच्चों? मैग्नीट्यूड। क्या बन गया ये? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वेलोसिटी है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखेंगे। या फिर कैसे शो कर देते हैं मैग्नीट्यूड को? जैसे ये था, एरो लगा हुआ था ना, ये एरो, इसके ऊपर साथ में ऐसे दो डंडे आ जाते हैं साइड से। साइड से दो डंडे का मतलब बेटा मेरे मॉडुलस, क्या कहते हैं इसको? मॉडुलस। मोड लग जाता है, मोड, ऐसे दो डंडे खड़े कर दो तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो आप। ध्यान रखना, अगर आपको वेक्टर शो करना है तो बोल्ड करेंगे, अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड शो करना है तो नॉर्मल लिख दो, खाली बिना एरो बिना डार्क किए, बिना एरो बिना डार्क किए लिखना है। या फिर आप इसे दो साइड पर दो डंडे खड़े कर दीजिए, इसे मॉडुलस कहते हैं, मोड लगा देंगे। ओके, ये होता है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होगा मेरे बच्चों? हमेशा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखेंगे आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बात है आपकी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट मतलब कहां पे करेंगे आप? कॉपी वगैरह पे। ये तो आप लिखोगे, ये तो आपका सिंबल हो गया, समझ सकते हैं आप। अब आपको मान लीजिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, कॉपी पे कहीं ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कैसे करेंगे? अब हम ड्रॉ करने की बात करते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह दिया करते हैं, ग्राफ पे कैसे शो करना है। हम लोग डायरेक्ट दिखा रहे हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कॉपी पर शो करेंगे ना, हाँ। नॉर्मली हम देखेंगे, आप लोग देखेंगे वेक्टर्स को कभी भी ना किसी एरो से, किसी पर्टिकुलर एरो से शो किया जाता है। एरो दिखा देंगे, एरो कहेंगे वेक्टर है। जैसे आप देखें, ये एक वेक्टर हो गया, एरो दिख रहा है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये सब वेक्टर शो कर रहे हैं। जितने भी आप एरो बनाते जाओगे सब क्या शो करेंगे मेरे बच्चों? वेक्टर। क्या शो करने वाले हैं? वेक्टर। अब मैं आपको बात बताऊं, किसी भी एरो में जब हम वेक्टर बनाएंगे तो दो बातों का ध्यान रखेंगे बच्चा। जब हम क्या बनाएंगे? एरो। एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा वेक्टर। उसमें दो बातें क्या होंगी? आप किसी भी वेक्टर को, किसी भी एरो को, अभी वेक्टर नहीं बता रहा मैं, कह रहा हूं किसी भी एरो को ध्यान से देखो, इनमें क्या है? सब में एक तो ये है, यानी इसे कहते हैं एरो का हेड, एरो का हेड। और देखो सबकी एक लेंथ है, इसकी लेंथ ये है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ थोड़ी कम है, इसकी अलग लेंथ है। लेंथ और हेड दो बातें हैं। आपके एरो की लेंथ कैसी होनी चाहिए और आपके एरो का हेड। एरो में ना हेड और टेल कहते हैं। आप देखेंगे अगर मैंने ये वेक्टर बनाया है ऐसे, तो इसे बोलते हैं हेड ऑफ एरो, और इसे बोलते हैं जो पीछे पॉइंट रहा इसे बोलते हैं मेरे बच्चों टेल। ये ध्यान रखेंगे आप। किसी भी एरो में जो चोंच है, चोंच उसको बोलते हैं हेड, और जो पीछे रह गई उसे बोलते हैं पूंछ। एरो का हेड और टेल इस टाइप से आपको नजर आ रहा होगा। ये हो गया एरो का हेड और पीछे टेल है। तो हमने डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया ये, ठीक है। अब हम जानबूझ के ऐसे नहीं दिखाते, क्योंकि जब हम कॉपी पे शो करते हैं तो हमको फिर कंफ्यूजन होने लगता है कहाँ पर आपका टेल है, कहाँ पर आपका हेड है। इसलिए हम लोग क्या शो करते हैं, सिर्फ आगे से अपना हेड दिखाएंगे, पीछे अपने आप को क्या बन गई बच्चों? टेल बन जाएगी। ध्यान रखेंगे आप इस बात का। ओके, अब इस एरो की लेंथ कितनी रखनी है आपको? इतनी रखनी है, इतनी रखनी है, कितनी रखें? ध्यान रखेंगे एरो की लेंथ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पे। आपका वेक्टर कितना बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करती है आपके एरो की लेंथ। आपके एरो की लेंथ, एरो की लेंथ किस पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड पे। किसके मैग्नीट्यूड पे बच्चों? वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे। दूसरी बात, जो आपका हेड होगा, एरो का हेड कहां को होना चाहिए? ये खोपड़ी कहां को होनी चाहिए? इसकी डायरेक्शन वहां को रहेगी जहां को आपके वेक्टर की डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन कहां रहेगी? जहां को आपके वेक्टर की डायरेक्शन है। हेड इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जहां को आपका वेक्टर की डायरेक्शन है वहां को आपका इसका सिर रहने वाला है बच्चों। मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अब ये समझिए आप मेरी बात से कैसे बनाएंगे, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि आपको इसको कैसे बनाना है, किसी कॉपी वगैरह पर कैसे शो करना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला हमसे
क्या बोला कि कोई आदमी कितना चला मान लीजिए ये कौन सी डायरेक्शन से, ऐसे बना दें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना। ये मान लीजिए क्वेश्चन में कहते हैं कि कोई आदमी चला कहाँ को चलाऊं, चलो यहाँ साउथ को चला, साउथ को चला, साउथ को, यानी कि कहाँ को चला, नीचे को। इसका मतलब डायरेक्शन मालूम चलेगी तुमको, कहाँ को चला वो व्यक्ति, साउथ को चला। कहाँ को चला मेरे बच्चों, साउथ को चला। ओके, इतना थोड़ा रास्ता डायरेक्शन मिल गई वेक्टर की। ओके, इसका मतलब उसका हेड जो होना चाहिए ये कहाँ को होना चाहिए, साउथ को, नीचे को होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की बात क्या है, हमसे कहते हैं कि वो आदमी मान लो चला 40 मीटर साउथ को। अब 40 मीटर बनाने के लिए मेरी कॉपी इतनी बड़ी तो है नहीं कि मैं 40 मीटर बना दूं, तो मैं स्केल मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, एक प्रॉपर स्केल। आपने स्केल माना हुआ होगा ना कि अगर मैं इसमें 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा तो वो 1 सेंटीमीटर बराबर है मान लीजिए 5 मीटर के। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर मैंने मान लिया, 5 मीटर के। 1 सेंटीमीटर बनाऊंगा, 40 मीटर पे कितने होने चाहिए, ऐसे करके देखोगे आप, 2 पे 10, 3 पे 15, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी बेटा, कितने के बराबर, 40 मीटर। तो मुझे मालूम चल गया कि मुझे इस वेक्टर की लेंथ कितनी बनानी है, लेंथ कितनी बनानी है, 40 मीटर चला है तो 8 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने जो स्केल माना है उसके अकॉर्डिंग 8 सेंटीमीटर का। डायरेक्शन कैसे आ गई, नीचे को। ये समझ गए आप मेरी बात को। ओके, साथ में कोई कह दे कि ये दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए ए दूसरा व्यक्ति यहां से चला, ये पहला व्यक्ति था ए से अंबानी, ये अंबानी चला। अब दूसरा व्यक्ति है मान लीजिए बी, बी से बम्बानी। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि जी वो चला, बम्बानी चला 10 मीटर, कितना चला बम्बानी, 10 मीटर। कहां को चला, 10 मीटर चला, मान लीजिए वो चला ईस्ट में, 10 मीटर ईस्ट। ईस्ट का मतलब देखो ये है डायरेक्शन, मतलब उसका हेड का होना चाहिए डायरेक्शन, मतलब ईस्ट की तरफ। एक बात आपको मालूम चलेगी। दूसरी बात देखें, 10 मीटर आपने स्केल क्या माना है, 1 सेंटीमीटर को 5 मीटर, तो 10 मीटर कितने पे होगा, 2 सेंटीमीटर। तो आप वेक्टर भी कहां को बनाएंगे, डायरेक्शन मिल गई, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है लेंथ, तो बना देंगे। कितनी लेंथ बनेगी मेरे बच्चों, 2 सेंटीमीटर की। ये लो 1 2, यहाँ पे 8 बनी, यहाँ पे 2 बनी, डायरेक्शन ईस्ट की ओर होगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर्स देखा जाए तो बहुत अलग अलग हैं। आपको अब अगर मैं इसमें आगे से ये हटा दूं, मिटा दूं, बस इतना लिख दूं, तो आप समझ पाएंगे कि क्या खेल हो रहा है, कि ये 40 मीटर साउथ में आया है, ये 10 मीटर ईस्ट में गया है, आपको मालूम चल रहा है। इस बातों को ध्यान में रख के, ध्यान रखेंगे आपको वेक्टर बनाने में, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, लेंथ आपके एरो की डिपेंड करती है आपके मैग्नीट्यूड पे। अगर मैं किसी बताता हूं कि 2 बॉडी भाग रही है, उनकी वेलोसिटी में कहता हूं एक की 10 है, एक की 20 है। क्या कहता हूं कि 2 बॉडी भाग रही हैं, एक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आप समझ जाएंगे अगर ये 10 वाला ये है तो 20 वाला इसका दुगना होगा। समझ गए मेरी बात को आप। वेक्टर से आपको बहुत सारी चीजें मालूम चल जाएंगी, बहुत सारी चीजें, जैसे ध्यान रखेंगे कैसे आपको बनाना है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। वेक्टर कब इक्वल रहता है, वेक्टर कब इक्वल रहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। ये इसी में चल सकती है, आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन में ही। क्या मैं बताने जा रहा हूं बेटा आपको, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी का मतलब कब वेक्टर इक्वल रहेगा, कब हम कहेंगे कि वेक्टर इक्वल है, कब हम कहेंगे कि वेक्टर इक्वल है। मैंने आपको बताया किसी भी वेक्टर में 2 चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा क्या है बच्चों, डायरेक्शन, और वो फॉलो करते हैं किसको भला, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। आपका वेक्टर या वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उन सभी की डायरेक्शन भी सेम हो, सिर्फ तभी। यानी कि दोनों चीजों में से कोई भी चेंज ना हो, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना ही डायरेक्शन, तभी आपका वेक्टर इक्वल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे है, ये आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे दोनों की लेंथ मैंने सेम बनाई है, दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो आपको मालूम चल गया क्योंकि लेंथ डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखा जाए तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट हो गई, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे में मैं इन कहूंगा कि ये जो वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वेक्टर बी है, और एक और मैं बनाता हूं, मान लीजिए ए, ये लो, ये वेक्टर सी है, और मान लीजिए मैं एक और बनाता हूं, इनके बराबर लेंथ का कोशिश कर रहा हूं मैं, इनके बराबर लेंथ का, ये मान लीजिए वेक्टर डी है। तो आप देख पाएंगे मेरे बच्चों, ध्यान से आप समझ पाएंगे ए बी सी डी में कौन कौन वेक्टर इक्वल है। मैंने बोला वेक्टर इक्वल तब रहेंगे जब उनमें मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। देखो ए बी और डी का आपको मैग्नीट्यूड सेम नजर आ रहा है ना,
सी का तो मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए सी तो पहले ही गेम से बाहर हो गया, सी पहले ही गेम से बाहर हो गया। सी बेटा तुम जाओ घर जाओ, चलो हो गया तुम्हारा घर जाने का टाइम, ठीक है। अब देखें ए बी डी में कौन सेम होंगे, मैग्नीट्यूड और तीनों के सेम है। डायरेक्शन देखो, आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन सेम है। पैरेलल जब होते हैं बेटा मेरे ध्यान रखेंगे, अब डायरेक्शन सेम रहेगी। और यहां देखो हल्की सी डायरेक्शन चेंज हो गई ना, और अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया सोच के देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर यहां से चलो मेरा घर 10 किलोमीटर दूरी पे है, तो आप आ जाएंगे। अगर मैं बोलता हूं कि इस डायरेक्शन में चलना है आपको, आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे घर पहुंचेंगे, आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे घर पहुंचेंगे। ये यहां पर मेरा घर था, आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने चला तो 10 किलोमीटर ही, लेकिन हल्की सी डायरेक्शन चेंज कर ली, हल्की सी भी, तो हो सकता है वो किसी दूसरे के घर पहुंच जाए, मेरे घर नहीं पहुंच पाएगा वो। क्यों? डायरेक्शन के चेंज होते ही आपका रिजल्ट चेंज हो गया, आपका वेक्टर चेंज हो गया। अच्छा चलो डायरेक्शन सेम रख देते, जैसे ये वाला खेल था सी वाला, डायरेक्शन सेम रखी, मैग्नीट्यूड 10 की जगह वो चला 2, तो 2 किलोमीटर पर थोड़ी आता मेरा घर, तब भी आपका रिजल्ट चेंज हो गया, तब भी आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बेटे बच्चों ध्यान रखेंगे आप, वेक्टर सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। और एक दूसरी बात कॉमन सेंस की है, आप समझेंगे। देखें आप यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, क्योंकि बिकॉज ये है, दोनों बातें आ गई। और एक बात ध्यान रखेंगे, ए और डी इक्वल नहीं है, बी और डी इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है, ओके। चलिए एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चों, वेक्टर ए और बी आप तभी इक्वल कहेंगे जब दोनों ही वेलोसिटी हो। मान लो दोनों ही क्या है, वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। मान लो दोनों ही फोर्स है, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, तभी आप इक्वल क्या होगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात अंडरस्टूड क्या रहने वाली है बेटा, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी आप कहेंगे आपके वेक्टर्स इक्वल हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए और सेम यूनिट होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे आप इस बात का। मान लो ये तो होता मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, तब भी आप इनको इक्वल नहीं कहते, तब भी आप इनको इक्वल नहीं कहते। मान ले 20 किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकंड, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, ओके। चलिए अब कुछ बातें बताऊं मैं आपको, मैंने आपको फिर से भी क्या बताया कि वेक्टर्स इक्वल तब रहने वाला है अगर इनमें से एक भी चेंज हो गया, एक भी, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, आपका वेक्टर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वेक्टर बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर एक भी चेंज हो गया। अच्छा अगर कोई मुझसे कहे कि सर अगर मैं इस एरो को, जैसे मान लीजिए ये एरो है, अगर मैं इसको पैरेलल ले जाऊं, कैसे ले जाऊं, पैरेलल, यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, यहां यहां यहां, पैरेलल ले जा रहा हूं, हल्का सा भी एंगल चेंज नहीं कर रहा, सोच के देखना। अगर ऐसे है तो पैरेलल कैसे जाएगा, ये यहां आ गया, यहां आ गया, पैरेलल ले जा रहा हूं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा मैं, कैसे ले जा रहा हूं, पैरेलल। अगर मैं इसको पैरेलली कहीं भी ले जाऊं, इसकी डायरेक्शन वही रहेगी, सोच के देखो, ये देखो डायरेक्शन वही है इसकी, मैं इसको पैरेलली कहीं भी ले जाऊं स्पेस में, कैसे ले जाऊं, इसके पैरेलल, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी, नंबर एक बात, डायरेक्शन सेम रहेगी। दूसरी बात, अगर ये 4 सेंटीमीटर लेंथ का है तो कहीं भी ले जाऊं रहेगा तो तब भी 4 का ही, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। इसका मतलब ये है अगर आप पैरेलल ट्रांसलेशन कराते हैं किसी वेक्टर की तो वेक्टर चेंज नहीं होता। पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर इट इज नॉट चेंज इन पैरेलल ट्रांसलेशन। अगर आप वेक्टर को पैरेलली कहीं भी मूव कराएं स्पेस में, वेक्टर चेंज नहीं होता, दिमाग में रखें इस बात को, बहुत जगह आएगा ये यूज में। माने अगर आपका वेक्टर ये था और आप इसको पैरेलली मूव करते चले गए, पैरेलली ऐसे ऐसे इन लाइंस पे कहीं भी, बल्कि 2D में नहीं बल्कि स्पेस में इन लाइंस पे ले गए वेक्टर को कहीं भी, और कितना जितना ये लेंथ है उतनी रहेगी लेंथ, तो मान लीजिए ये रहा, तो आप देखेंगे ये अभी भी सेम वेक्टर है। अगर यहाँ पे ये वेक्टर ए था तो यहाँ पे भी ये वेक्टर ए ही रहेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। बच्चों ध्यान रखेंगे आप इस बात का, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ तो वही रहेगा जो है, ध्यान रखें इस बात का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, तीसरा पॉइंट जो कि है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी बताई, क्योंकि आगे यूज है। ये मैं बात करता हूँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कभी भी किसी भी दो वेक्टर्स के बीच आप एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि वेक्टर्स आप जब भी पढ़ेंगे आपको एंगल निकालना आना चाहिए, उन्हें एडिशन करना आना चाहिए, उन्हें सब्सट्रैक्शन करना आना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है बेटा आपका एंगल। आप एंगल कैसे देखते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच आपने एंगल कैसे फाइंड आउट करना है।
इसके लिए बड़ा एक बेसिक सा रूल है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ एक वेक्टर है, मान लो ये है वेक्टर ए, और एक वेक्टर है मान लो ये वेक्टर बी। क्वेश्चन में कहे बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो इसके दो सिंपल से रूल है। नंबर वन मैं आपको बताऊं, आपको देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एरो होता है ना, एरो ये इसका होता है हेड, ये होता है टेल। होने को तो आप कैसे भी कर सकते हो, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं एक को ही फॉलो करेंगे हमेशा। क्या फॉलो करना है आपको, ध्यान रखेंगे बच्चा आप। पहला स्टेप वन, आप दोनों ही वेक्टर्स की बेटा टेल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, टेल। हमको इनकी टेल को मिलाना है, टेल हमारा टारगेट है। दोनों की टेल एक जगह आनी चाहिए। टेल मस्ट मीट ऑन या मस्ट इंटरसेक्ट या मस्ट मीट ऑन अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे दोनों की टेल मिलनी चाहिए। अब इसकी टेल तो ये है, इसकी टेल ये है, कैसे मिले ये एक पॉइंट पे, ये तो बहुत दूर दूर है। तो हमको दूसरा स्टेप क्या मालूम है, टेल मिलाने के लिए हमको वेक्टर हिलाना पड़ेगा। या तो मैं बी को हिलाऊं या मैं ए को हिलाऊं, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी हिला सकता हूं। लेकिन हिलाते समय क्या ध्यान रखना है बेटा आपको वेक्टर्स को, कि आपको पैरेलल ट्रांसलेशन देना है। पैरेलल, आप अपने इस वेक्टर को पैरेलली मूव करेंगे, ठीक है। पैरेलली मूव करने में वेक्टर चेंज नहीं होता, मैंने बताया था। अगर आप बी को ले गए, ऐसे ले गए तो ठीक है। अगर आपने हल्का सा चेंज कर दिया तो वेक्टर बी नहीं रहा, फिर वो सी बन गया, कोई नया वेक्टर बन गया, क्योंकि नई डायरेक्शन आ जाएगी। तो पैरेलली ट्रांसलेशन देंगे, पैरेलली मूव करेंगे आप अपने वेक्टर्स को जब तक उनकी टेल ना मिल जाए, ठीक है। ओके, तीसरा स्टेप, जब दोनों की टेल मिल जाए, जब दोनों की टेल मिल जाए तो आप देखेंगे एंगल उन दोनों के बीच का, जो भी दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल। लेकिन कौन सा एंगल देखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखेंगे उनके बीच का स्मॉलर एंगल, जो एंगल उनके बीच में छोटा वाला होगा उसे बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये ध्यान रखेंगे, छोटे वाले एंगल को बोलना है बेटा। कौन से एंगल को बोलना है, छोटे वाले एंगल को। स्मॉलर एंगल इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, अब किसी व्यक्ति का मन कर रहा है बी को मूव करने का, तो देखें आप इस तरीके से है, ये बी को मूव करना है, पैरेलल ले आना है, ऐसे ले आके यहां रख देना है, बन गया। ऐसे यहां रख दिया इसने, किसी ने बी को यूं। तो आप देखेंगे अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं है, डायरेक्शन सेम है, तो आप देखेंगे इनके बीच में एक एंगल तो ये बनता है बड़ा वाला, छोटा एंगल तो ये नजर आएगा ना। तो ये है दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल है ये, दोनों के बीच का। किसी व्यक्ति का मन कर रहा है सर मैं ए को मूव नहीं कर रहा, उस साइड में बी को मूव नहीं कर रहा, मुझे ए को मूव कराना है, तो कुछ नहीं, तुम ए को उठा के लाओ यहां लगा दो। लेकिन मूव कैसे करना है आपने, ए को पैरेलली, बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे, देखिए छोटा एंगल क्या है इनके बीच, ये अभी भी एंगल वही आ रहा है जो यहां आ रहा होगा, एंगल वही आएगा बच्चों, ध्यान रखेंगे आप। किसी भी वेक्टर को मूव कर सकते हैं, दोनों की टेल मिलाना है, मेन मुद्दा ये है। लेकिन दूसरे वेक्टर को हिलाते समय ध्यान रखना है पैरेलली मूव करना है आपको, हल्का सा भी एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर जो छोटा एंगल होगा दोनों के बीच, उसे बोलते हैं बच्चों क्या, उसे हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप लोग ऐसे बता देंगे, देखिए जल्दी से, देखिए फुर्ती से। पेन यूज नहीं करना आपने एकदम से, हालांकि वीडियो आप पॉज कर सकते हो जब मैं आपको एकदम क्वेश्चन पूछता हूं। आपको बताना है क्या है दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, क्या है दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, एंगल क्या है दोनों के बीच में। मान ले एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, बताओ, और ये दे रखा है आपको इनके बीच का एंगल, ये कितना दे रखा है, छोटा वाला एंगल 120। बताओ क्या है दोनों के बीच का एंगल। वेरी गुड। अगर किसी ने बोला, बेटा वीडियो पॉज कर लो, अगर किसी ने बोला कि सर इसका आंसर 120 है, तो मेरे बच्चों वो गलत है, इनकी टेल नहीं मिल रही। आपको क्या मिलानी है, पहले टेल। दोनों की टेल कैसे मिलेगी, ये टेल है ये टेल है, या तो मैं बी को मूव करूं या मैं ए को मूव करूं, मेरी मर्जी। मैंने क्या करा, बी को मूव कर दिया पैरेलली, ऐसे है, ये गया, आगे तक जाएगा तो यूं जाएगा ना इस लाइन पे। और सोच के देखो जब वेक्टर बी आगे मूव होके आएगा तो ये एंगल बना इनके बीच का, ये वाला एंगल, ये छोटा एंगल बनेगा। और ये कितना बनेगा, सोच के देखिए 120 है तो वो कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री। तो आंसर 60 डिग्री आएगा इनके बीच का। क्या आएगा मेरे बच्चों आंसर इनका, 60 डिग्री। अगर आपने सही दिया है तो बहुत बढ़िया, आप बधाई के पात्र हैं, अपना नाम लिख सकते हैं कमेंट में अगर आपने सही दिया है कि 60 डिग्री। ओके, एक और मैं आपसे बात करता हूं, देख लीजिए, इसका बता दीजिए। वीडियो को एकदम से पॉज कर लेंगे आप जब मैं आपको बोलूं। मान लीजिए वेक्टर ए है, ये क्या है बच्चों, वेक्टर ए है, और क्या मानो, हाँ मान लो ये क्या है, वेक्टर बी है,
इनके बीच में एंगल दे रखा है बच्चों, कौन सा वाला, मान लो ये वाला एंगल दे रखा है 150 डिग्री या 170 डिग्री, 150 मान लो। बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है, वीडियो पॉज करो जल्दी से बताओ। हाँ अब देखो दोनों के हेड मिल रहे हैं, मिला नहीं, टेल है, क्या करें, इसको पैरेलली मूव करूं, टेल मिला दूं, यानी ये वेक्टर बी जो है ऐसे जाएगा, ये देखो यहां गया, लेकिन टेल मिलानी है तो यहां लिया है, लाना पैरेलली है तो ये ऐसे जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, ज्यादा एंगल ऊंचा हो गया तो तुम नीचे कर दो, ये लो, ये इस टाइप से बनेगा वेक्टर बी। अब एंगल कौन सा बनेगा मेरे बच्चों, इनके बीच में दोनों की टेल मिल गई, ये एंगल। अब ये एंगल कितना आएगा सोच के देखें आप, तो आपको नजर आएगा ये 150, तो ये 150 आएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अपने मैथ से पढ़े होंगे, तो ये भी कितना आ गया मेरे बच्चों, 150 डिग्री। यहाँ पे नहीं आया था, वो यहाँ पे अलग आया था। तो ध्यान रखेंगे आप इन ऐसे क्वेश्चंस का कि कैसे एंगल चेंज होता है, कैसे एंगल नहीं हुआ करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद होगी। एक बात रह गई बतानी, एक बात देखें, कभी भी किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच आपका जो एंगल होगा वो 180 या उससे कम, 0 डिग्री या उससे ज्यादा हो सकता है। 0 डिग्री कब होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री तब होगा जब दोनों पैरेलल होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। दोनों की डायरेक्शन जब क्या होगी, सेम डायरेक्शन। जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तब आप कहेंगे उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री कब होने वाला है, जब दोनों की डायरेक्शन मेरे बच्चों अपोजिट होगी। कैसी होगी, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन अगर आपको नजर आती है तो आप समझ जाएंगे उनके बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है बच्चों 180 डिग्री, सेम डायरेक्शन में दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। इस बात को आप याद रखेंगे हमेशा। छोटा एंगल लगता है छोटा, बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं कई दफा, छोटा एंगल आपने मेजर करना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।